करें शुरू? यस। पीछे वालों रेडी हैं? अभी बहुत लोगों को आपने सुना, अजीत जी को अभी आप सुन रहे थे। अभी मैं रास्ते में बात कर रहा था अजीत जी से कि आरसीएम में हर महीने, ये सीनियर बैठे, किसी को आइडिया होगा, हर महीने पता है आरसीएम में कितनी नई ज्वाइनिंग होती है? 3 से 4 एवरेज मंथ की जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 75,000 से 80,000 लोग हर मंथ नए आरसीएम में आते हैं, हर मंथ। और ये 24 साल से आ रहे हैं, है ना, हर मंथ। आपको क्या लगता है ये सब लोग कामयाब होंगे? नहीं होंगे। लेकिन ये क्यों आए आरसीएम में फिर? अभी कृपाल जी कह रहे थे ना, दिल्ली से आए तो पैसे के लिए, मजबूरी है, पैसा चाहिए। क्यों नहीं होंगे? मैं आज कारण बताता हूं आपको। इसी तरह की एक क्लास चल रही थी, एक टीचर क्लास में आए, उन्होंने आके बच्चों से पूछा, बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दो। बच्चों ने कहा पूछिए सर। उन्होंने कहा सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोले सर मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका। मेरे को नहीं पता उस बच्चे का क्या हुआ होगा। हम इस सेमिनार में आते हैं, हर महीने सेमिनार होगी अजीत जी का। अगले 2025 तक का शेड्यूल फाइनल हो गया इटावा को लेकर। रास्ते में वो पूरा शेड्यूल बता रहे हैं, सारे कोर लीडरों को बुला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हम भी इस मीटिंग में ज्यादातर लोग यही सोचकर बैठते हैं कि आप आरसीएम समझा रहे हो ये सत्य है, और हम आरसीएम समझ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं होंगे। अगर आज आ गए हैं तो थोड़ा सा गर्मी लग रही है, मैं जानता हूं। मैं तो आपसे बात करूंगा ड्रेस कोड में, मेरे को ज्यादा लगेगी। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये गर्मी पिछले साल थी? थी? आपको लगी? उससे पिछले साल? उसके पिछले साल? अगले साल? लगेगी। जब तक आप इस दुनिया में रहोगे ये गर्मी लगेगी। लेकिन मेरा आपसे वादा है, जितनी देर हम बात करें, अगर उतनी देर की गर्मी आपने सहन कर ली तो आपकी 7 पीढ़ियों को गर्मी नहीं लगेगी। पता है क्यों? जिस बंगले में रहोगे वो एसी होगा, जिस कार में चलोगे वो एसी होगी, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगी, जिस प्लेन से उड़ोगे वो एसी होगा, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा। फिर सब एसी होगा तो गर्मी कहाँ लगेगी? पर ये थोड़ी देर की गर्मी अगर सहन करते हैं तो। मैं पहली बार इटावा आया हूँ, फर्स्ट टाइम, और कहते हैं कोई ना कोई माध्यम चाहिए मिलाने के लिए। वेलकम कर सकते हैं हम अजीत जी का, जिन्होंने आज आप मेरे को आरसीएम की तरफ से नहीं सुनना, आरसीएम का लीडर समझ के भी नहीं सुनना, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर समझ के नहीं सुनना। आप ये सोच के सुनना कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूं, और मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उन पे अगर हम चलते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद में हुआ, मैं बड़ा भी यही हुआ, और किसी को आगे आना है तो आ जाए प्लीज, एक बार आ जाए। और मीटिंग का टाइम क्या था? 10 बजे, 11 बजे शुरू हुई, 10:30। लोग अभी भी आ रहे हैं, ये मीटिंग खत्म होने तक आएंगे, देखना। लेकिन आज ये शायद कोर की पहली मीटिंग है इटावा में। गॉड का कुछ प्लानिंग होता है। आज यहाँ 2 बड़ी मीटिंग हो रही है, एक देश की
और एक RCM। RCM का कोर का पहला प्रोग्राम है और हमारी मीटिंग के बाद मोदी जी आ रहे हैं इटावा में। तो ये संजोग होता है। मैंने कल अजीत जी को पूछा, मैंने कहा मोदी जी आ रहे हैं, थोड़ा सा उनकी सिक्योरिटी टाइट रहती है, तो RCM के प्रोग्राम का क्या करेंगे? बोले सर वो भी तो इसी चीज के लिए आ रहे हैं, देश आगे बढ़ना चाहिए और हम भी इसी चीज के लिए आ रहे हैं कि देश आगे। वो भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी रोजगार देना चाहते हैं, हम भी तो उसी काम के लिए हैं। तो बोले कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप आ जाओ। तो मैं सुबह आगरा पहुंच गया। तो मैं आज जो बात आपसे करने वाला हूं, मैं एक तो सच बोलता हूं, झूठ मेरे को पसंद नहीं, और ये संस्कार मेरे दादाजी के रहे, इसलिए मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई। मैं दिन में 7 घंटे मेरे दादाजी के साथ व्यतीत करता था। मैं स्कूल दोपहर तक गया हूँ, आप शाम वाले हो, समझते हो? मतलब इंटरवल हुआ और मैं घर आ जाता था। आप छुट्टी के बाद वाले हो, इसलिए आप ज़्यादा पढ़े। और मेरे को ऐसा लगता है अगर दादाजी के साथ 3-4 घंटे जो बच्चा दिन में व्यतीत करता है, उसको किसी भी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। तो वो अकेले थे, उनके पिताजी के यानी मेरे परदादाजी के 100 बीघे जमीन थी। मेरे पिताजी भी अकेले थे मेरे दादाजी के, और मेरे पिताजी को राजनीति का बहुत शौक था। इतना शौकीन व्यक्ति मैंने राजनीति में आज तक नहीं देखा। प्रधान थे वो गांव के जब मेरा जन्म हुआ। जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो उन्होंने प्रधानी का इलेक्शन दोबारा या तिबारा लड़ा होगा। तो मेरे दादाजी को यह गुस्सा आता था कि भाई तू मेरे 2 बच्चे होते तो एक तो खेती कर लेता, एक राजनीति कर लेता, तू अकेला है, तेरे 4 बच्चे हैं, इनके लिए कौन कमाएगा, खेती कौन करेगा, इनकी शादियां कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा, तू तो राजनीति में घूमता है। पर वो नहीं सुनते थे, घूमते थे। अब इसका कोई पैमाना नहीं है उनको कितना शौक था राजनीति का। आप एक लाइन में समझो, एक बार वो 4 वोट से हार गए। उसके बाद वो अगले दिन लखनऊ चले गए, 10 दिन वहां रुके और 10 दिन बाद 6 वोट से जीत कर आ गए। इतना शौकीन व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा ये कैसे हुआ होगा। जो मेरे को लगा, जो आज लगता है मेरे अंदर, जो समझ आई, जो मैं समझता हूं, वो गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई रिकाउंटिंग कराओ, मेरे को डाउट है। जो मैं समझता हूं, रिकाउंटिंग कराओ, मेरे को डाउट है। तो सामने वाले ऑफिसर ने कहा होगा रिकाउंटिंग इजी नहीं है, इसके लिए कई परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर उन्होंने कहा होगा इस साल के 20 बीघे की खेती की फसल तुम्हारे नाम, जो मेरे को लगता है। अब वो क्या हुआ वो तो भगवान जाने। तो फिर उस ऑफिसर ने कहा होगा अगर 20 की दे ही रहे हो तो 10 की और दे दो, फिर तो वोट भी बढ़ सकते हैं। रिकाउंटिंग। तो वो जब गांव वापस आए तो मेरे दादाजी बहुत सच बोलते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं चला। मैं आगे बात करूं तो उन्होंने गांव वालों को कहा ये रियल में हारा है, ये रियल में हारा है, केवल जीत कर आया है। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो मेरे दादाजी मेरे से हमेशा 2 बात बोलते थे, बेटा एक तो कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, परेशानियां आएंगी लेकिन जीत होगी। तो मैं पूछता था ये जीत कब होगी, बोले ये मेरे को नहीं पता लेकिन होगी। दूसरा बोले ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हें फायदा हो और लोगों को नुकसान, हमेशा ऐसा काम करना कि तुमसे ज्यादा फायदा लोगों को हो। उसमें भी समस्या आएगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मैंने कहा वो कब होगी, बोले वो भी मेरे को नहीं। तो मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। खेती की तो मैं मजदूरों को ज्यादा बांटता था, क्योंकि दादाजी कह गए थे अपने से ज्यादा फायदा सामने वाले को होना चाहिए। तो मेरे कजिन ब्रदर हैं जो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े, विजय नाम है उनका,
तो उन्होंने मेरे से कहा दिनेश तू मर जाएगा, क्योंकि खेती पहली मेहनत का काम है, क्योंकि तुझे बचता कुछ नहीं, ज्यादा सामने बांटता है और तेरे अंदर दादाजी घुसे हुए हैं। तो तू एक काम कर, खेती में तो बेकार है तो तू कोई व्यापार चालू कर। तो मैंने उनको पूछा आप पढ़े लिखे हो, क्या करना चाहिए? मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो 10वीं फेल हूँ। तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, साइकिल की दुकान खोल ले जो 12 महीने चलती है, नई साइकिल की एजेंसी ले ले। तो मैंने लुधियाना से A1 साइकिल की एजेंसी ली। तो मेरे यहाँ 4 मिस्त्री काम करते थे। 4 साल बाद उन चारों ने खुद की खोल ली, मेरी बंद हो गई। अब वो मेरी क्यों बंद हुई मैं आज तक नहीं समझा, उनकी कैसे खुल गई ये भी मेरे को पता नहीं लगा। तो वो मेरे पास आए, बोले दिनेश तू व्यापार में भी सफल नहीं हो सकता, अब क्या कर? बोले कोई सेफ काम ढूंढ। सेफ काम क्या है भारत का? नौकरी। तो मैंने कहा 10वीं फेल वालों की तरफ यूपी गवर्नमेंट तो देखती भी नहीं, क्या करें? बोले राज्य बदल ले। तो मैं 1995 में MP चला गया, रतलाम। और मैं MP गवर्नमेंट को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को सरकारी नौकरी दी 2075 रुपए 1995 में कृषि उपज मंडी। और मेरे परिवार में आज तक मेरे अलावा कोई सच नहीं बोलता, और ये बात भी सच है। ये बात भी ना मेरे तीनों भाई ना मेरे फादर बोलते थे, और उस सच के साथ मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। यहाँ कितने लोग हैं जो सच बोलना पसंद करते हैं? yes. हाँ, पसंद में तो क्या समस्या है, हाँ, पसंद तो कर ही सकते हैं। अब वो लोग हाथ खड़ा रख के जो सुबह से शाम तक हर बात पे सच बोलते हैं। लाइन बहुत ध्यान से सुनना, सुबह से शाम तक हर बात पर 6-7 हाथ खड़े हैं, और देखना ये भी अभी नीचे होगा। हर बात पे सच बोलते हो। अब ध्यान से सुनना, आपके बच्चे की दांत में समस्या है, डॉक्टर ने कहा इसको गलती से भी चॉकलेट दे दी तो ये जिंदगी भर के लिए दांत खो बैठेगा। और आप सुबह किराना की दुकान पे जा रहे हैं और आपसे बच्चा पूछ रहा है पापा क्या किराना की दुकान पर ही जा रहे हो? क्या करोगे? वो गलती नहीं है, वह मजबूरी है आपकी। क्या कहोगे आप? नहीं किराने की कोई, मैं तो खेत की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है उसका भविष्य खराब हो जाएगा सच बोलने में। जिंदगी में RCM के अलावा एक भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आप सच बोलकर आगे बढ़ सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। RCM के अलावा जैसे मान लो आपकी किराना की दुकान है, आपने 20 लाख रुपया लगा रखा है और कोई प्रोडक्ट 100 में लाए हो तो 100 में बेच दोगे, लगभग 120। तो ये बात ग्राहक को बता सकते हो? हाँ, उसको तो ये कहेंगे 120 में ही लाया था और तेरे को सिर्फ इसलिए 120 में दे रहा हूं, मेरा पुराना ग्राहक है। और ये बात किसी को बताना नहीं, ये बात किसी को बताना नहीं, और ये बात वो हर व्यक्ति को बोलता है, ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि गलती नहीं है, यहां सच बोल के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप जॉब में हैं, 6 लोग हैं और एक का प्रमोशन होना है और आपका सीनियर पूछता है किसका किया जाए, होना एक का ही है 6 में, तो आप क्या कहते हो? सर वो तो टाइम पे आता नहीं, वो कामचोर है, वो आपके सामने ही आता है बाकी गायब हो जाता है, वो साइन करके चुपचाप निकल जाता है, आखिरी में मैं बचा बाकी आपकी मर्जी है। जबकि ये बात सच नहीं थी, ये बात, लेकिन गलती नहीं है, मजबूरी है।
अगर आपको आगे बढ़ना है तो झूठ बोलना। जैसे वकील का पेशा है, पैसा ही झूठ बोलने का है। वहां तो पैसा ही झूठ का मिलता है। आपको पता है राम जेठमलानी हमारे भारत के बहुत बड़े वकील हैं, उनकी काउंसलिंग फीस पता है कितनी है? केस लड़ना तो बाद में, काउंसलिंग 10 लाख। सिर्फ आपको मिलके ये पूछना है मैं आपसे ये केस लड़वाना चाहता हूं, इस बात के 10 लाख है। केस बाद में लड़ा जाएगा, वो फीस अलग है। अब प्रश्न आता है वो 10 लाख क्यों लेते हैं? वो कहते हैं, फाइल देखते हैं, ये केस मैं तेरे को जिता दूंगा। तो क्लाइंट पूछता कैसे जिता दोगे? बोले मैं इतना सफाई से झूठ बोलता हूं कि जज भी मेरी बात जज नहीं कर पाता। इस बात का पैसा है। तो मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जब मैं जॉब में गया तो मेरा सीनियर नहीं जूनियर, उसने 25 लाख का घर बना लिया। 25 लाख, और मैं 6 बाई 10 के किराए के रूम में, ऊपर लोहे का टीन सेट। तो मेरी पत्नी बहुत परेशान थी। वो एक ही बात बोलती थी, आपने आपका जीवन तो खराब किया, मेरा भी कर दिया, क्योंकि आपके अंदर है दादाजी। वो निकलते नहीं, आप हो गए हरिश्चंद्र। अच्छा, वो इस दुनिया से चले गए दादाजी, ताकि मैं दोबारा पूछ के बात कर लूं कि मैं ट्रैक बदल लूं क्या? समस्या बहुत है। वो इतने वो चले गए, मैं बहुत परेशान था। अच्छा, गलती पत्नी की नहीं थी, पत्नी अच्छे परिवार से आई। अच्छा परिवार समझते इटावा वाला, हाँ पैसे वाला है ना, पैसे वाला। अच्छा, उसमें गलती हमारे पिताजी की रही, उनको बराबर के परिवार में शादी करनी चाहिए थी। अच्छा, उस समय पता है माता पिता ही फाइनल करते थे शादियां, बच्चों को तो बहुत बाद में पता लगता था। अभी हालांकि माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है, अभी तो ट्रैक बदल गया। उस समय बच्चों को बहुत बाद में पता लगता था मेरी शादी वहां फाइनल होगी। अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है, इसने तो वहां फाइनल कर रखी है। चेंज हो गया मैटर। तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा 2 लाइन बोलता था, जिस दिन कोई अच्छा काम मिला मैं बहुत अच्छा करूंगा। ये फिक्स कोटेशन था मेरा। क्या? जब भी मेरे को कोई अच्छा काम मिला मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो वो पूछती थी वो दिन आएगा कब? मैंने कहा ये दादाजी बता नहीं रहे। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने आरसीएम के सीनियर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस आरसीएम में वही आदमी अमीर बनेगा जो इसको सच के साथ करेगा। इस सिस्टम में वही आदमी कामयाब होगा जिसको ये फिक्र होगी कि मेरी टीम आगे बढ़ रही है या नहीं। आप अपनी टीम को अगर ज्यादा दिलवाओगे तो आपको कुछ होगा। अगर किसी का 1.15 से स्लेब छूटता है 300 रुपए से, और रात को जब आपको पता लगा सुबह कि रात को इसका स्लेब छूट गया, अगर उस दिन आपको भूख नहीं लगती तो आप रियल एप्लाइन हो, तो आप रियल एप्लाइन। इसका मतलब आपको तकलीफ हुई, उसका स्लेब क्यों छूट गया। जिसकी भावना टीम के प्रति ये होगी, आरसीएम उसको हर बड़ी पिन देने के लिए तैयार है। हर बड़ी पिन देने के लिए। तो 26 जुलाई 2002 की घटना है। मैं अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था। किसको? बॉस समझते हो आप? जिसके आगे आप ज्यादा बोल नहीं सकते। उस समय सरकार मेरे को 2075 रुपए सैलरी दिया करती थी। उनको कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था, तो मैं जब पहुंचा तो मेरे बॉस ने मेरे को नहीं कहा तू भी समझ ले, बैठ जा। चंद सेकंड मेरी तरफ देखा, फिर वो आरसीएम समझने लगे। उस व्यक्ति ने लगभग 30-35 मिनट बात की। मेरे को 2 बात अच्छी लगी आरसीएम में। एक तो पैसिव इनकम, जिसकी आगे बात करेंगे रॉयल्टी, और एक सुरक्षा कि आपके बाद 7 पीढ़ियों तक पैसा आता है। उसके बाद जब उस आदमी ने आखिरी में पूछा मेरे बॉस को, यू आर इंटरेस्टेड, तो मेरे बॉस का जवाब था आई एम नो इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता।
मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा संस्कारित परिवार से था, तो मैंने मेरे बॉस को कहा, मैंने कहा सर उसको पानी तो पिलाना चाहिए था, उसको चाय का तो पूछते, आपने एक लाइन में कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम जा सकते हो। मैंने कहा आपने देखा उसका चेहरा उदास हो गया? तो बोले हाँ क्या फर्क पड़ता है, तू अपना काम कर। मैंने कहा वो तो मैं रोज करता हूँ, आज भी करूँगा। पर मैंने उनको बाद में पूछा, जाने के बाद मैंने कहा सर आपको मेरी जिंदगी का अनुभव मेरे से आपको ज्यादा है, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, उम्र में ज्यादा हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस काम को किस तरह के लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को 6 जवाब दिए, ध्यान से सुनना। पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। आप समझ गए डायरेक्ट? मतलब उन्होंने जो इंसल्ट मेरी करनी थी इनडायरेक्ट, वो आखिरी लाइन में कर दी कि ये सारे गुण तेरे में हैं, मतलब तू कर सकता है। और मैंने उनको कहा मैं करूंगा, और मैंने उसी दिन शुरू किया। 4 साल पहले वो भी ज्वाइन हुए। कब? मेरे 17 साल के बाद। अभी रॉयल्टी पर है, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो, पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं? ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, वो रो पड़े। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे सीनियर हैं, आज भी मैं उनको सर बोलता हूँ, वो मेरे को आज भी दिनेश ही बोलते हैं। मैंने बाद में माफी भी मांगी, मैंने कहा सर मेरे को वो दिन याद आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा फ्लो में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जो मेरे को बात कही वो बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग आज भी इसमें सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अभी कहाँ भागा जा रहा है, 1 महीना बाद शुरू कर लेंगे। उन्होंने मेरे को कहा दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? मैं इसलिए रोया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लगभग 9 साल का है, एक लगभग 11 साल का है। जब ये बड़े होंगे 22, 23, 24, 25 साल के मैच्योर्ड होंगे, तो ये मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाइंग थे, भाई सीनियर अप्लाइंग, जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाइंग थे, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाइंग कैसे बन गया? प्रश्न तो है। बोले मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा जवाब आपको ही देना, बच्चे आपके, जवाब कौन देगा? बोले देना तो मेरे को है, पर तेरे को मेरे से 17 साल का अनुभव आरसीएम का ज्यादा है, तू बता मेरे को क्या जवाब देना चाहिए? मैंने कहा सर मेरे को एक ही जवाब अच्छा लगता है, बस एक लाइन में कह देना बेटा उस समय मेरे को अक्ल नहीं थी। सिंपल, अच्छा जवाब था, बचने के लिए तो अच्छा था। उन्होंने कहा ये दे तो सकता हूं, पर वो ये भी तो पूछ सकते हैं फिर बात में कैसे आई। और याद रखना, जो लोग आज भी इस सिस्टम के प्रति सीरियस नहीं है, आपको आने वाली पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे हैं, आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं अपने माता पिता से, पता है क्या? 90% बच्चे, आपने मेरे लिए क्या किया है? मिलता है ये जवाब सुनने के लिए, आपने मेरे लिए क्या किया है? एक पिता सीने पे हाथ रख के सोचे, आज अच्छा नहीं खाता बच्चे को खिलाता है, अच्छा नहीं पहनता उससे अच्छा बच्चे को पहनाता है, उसके बाद भी वो बच्चे बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया है? दर्द होता है उस पिता को, और जब उससे वो दर्द सहन नहीं होता ना बार बार सुनने के बाद, तो एक दिन वो बोलता है बेटा क्यों नहीं किया, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। तब वो बच्चा फिर रिपीट बोलता है क्या नया किया, ये तो दुनिया करती है। सोचो अगर आप इसको नहीं कर पाए क्या कहेंगे वो बच्चे। और मैं हमेशा बोलता हूं आरसीएम आपके लिए नहीं है, आपका आधा जीवन निकल गया और निकल जाएगा। ये आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए है
जिसको आपको जवाब देना है। आज हम बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे, वर्तमान की भी करेंगे, भविष्य की भी करेंगे और भूतकाल की भी करेंगे। और आज ये गेम खेलेंगे, आपको बहुत इजी में समझ में आएगा आरसीएम करना चाहिए या नहीं। खेलें वो गेम? यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस समय परीक्षाएं दी हैं जब इस तरह का पेपर आता था? इस पेपर में 15 प्रश्न है, आप किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत लोग हैं। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते थे? जो आपको आसान लगता था। सिंपल है। तो आज मैं आपकी पूरी जिंदगी का आईना आपको बहुत प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लॉजिक के साथ। फिर आपको जो आसान लगे वो चुन लेना। सिंपल है। वही कंडीशन वही है कि आरसीएम ही करना है। तो समझे? हम यहां सब क्यों आए हैं आज? क्यों आए? सीखने के लिए। और कोई बताएगा क्यों आए? सुनने के लिए दिनेश जी को। रवि जी? सफल होने के लिए। मैं बताऊं क्यों आए आप? चक्कर इसका है, सही चक्कर इसका है। सोचो, भगवान ये नहीं लगाता, आप में किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, सुबह भी नहीं जाना पड़ता। जब कोई डलता ही नहीं तो क्या काम है? इसके चक्कर में भाग रहे हो। और खाली इसका चक्कर नहीं है, घर में 5 और हैं, उनका बड़ा चक्कर है। और वो देखना हमेशा आपको क्या बोलते हैं? झूठ बोलो, सच बोलो, अच्छा करो, बुरा करो, आप जानो, हमारा ध्यान रखना। उसके चक्कर में आप भाग रहे हो। चक्कर है इसका। और ये मोटिवेशन से नहीं बढ़ता, ना ये एजुकेशन से बढ़ता है। आप इसको ऐसा नहीं है मोटिवेशन करके चुप कर दो। आप कहो जैन संतों में देखो, 1-1 महीना पानी पी के रहते, तेरे को समझ नहीं आती, रोज मांगता, 5 दिन चुप रहा कर। क्या लगता है ये चुप बैठेगा? इसको रोज चाहिए, सुबह शाम चाहिए, कुछ को तो दिन में 4-5 बार चाहिए। सबका अलग अलग है। तो ये 3 चीजों से बढ़ता है, ध्यान से समझना। पहला जॉब, दूसरा व्यापार, तीसरा आरसीएम। या तो आप जॉब करो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पर डे 300 वाला, 700 वाला, वीकली, जो भी है। या आप व्यापार करो, खेती करो, दुकान करो, फैक्ट्री खोलो, ये सब व्यापार में आता है। तीसरा है आरसीएम। तो आज हम तीनों को बड़ा सीरियसली समझते हैं। इनमें क्या था, क्या है और क्या होगा। इसमें क्या था, क्या है और क्या होगा। यहां कोई जॉब वाले लोग हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? हाथ खड़ा करें एक बार। काफी लोग हैं। जब आप जॉब में लगे थे बहुत खुश थे, अभी उतनी खुशी है? पता क्यों नहीं है? अभी प्रेशर आ गया। उस समय जॉब स्मूथ थे, सॉफ्ट थे। उस समय आदमी सरकारी नौकरी को इसलिए पसंद करता था, आज के 20-30 साल पहले, वो साइन करके खेत भी जोत आता था। आज अगर चले जाओ तो फिर खेत ही जोतना है। और यूपी में तो विशेषकर, यहाँ बैठी योगी जी है, हाँ, वो कह रहे हैं ना चाहिए, हाँ ना खाऊंगा ना खाने, वो आज आ रहे हैं शाम को। तो कहने का मतलब है जॉब पहले स्मूथ थे। और उस समय देखना, हम भूतकाल में चलते हैं, जब हम 50 करोड़ लोग थे ना भारत की पॉपुलेशन, तो जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय देखना सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिपते थे, भागते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार भाग रही है। उल्टा हुआ कि नहीं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई और देश को आगे बढ़ना है तो ये टेक्नोलॉजी पे चला गया। और टेक्नोलॉजी पे जब चला गया तो जॉब में लोग आ नहीं रहे, जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल समझे इसको।
जब हम 50 करोड़ थे तो कोयले का इंजन चलता था, और उसमें पता है कितने लोग काम करते थे? इंजन में 12। 4 प्लेटफार्म से अंदर कोयला डालते थे इंजन में, 3 उस फाटक से पास में डालते थे, 3 फिर अंदर डालते थे, और 3 ड्राइवर हुआ करते थे। हम जब 70 करोड़ हुए तो उन्होंने 2 निकाल दिए। हम 90 करोड़ हुए, फिर 2 निकाल दिए। हम 100 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। हम 125 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। अभी हम 140 पार कर गए, उन्होंने टोटल निकाल दिए। आप दिल्ली मेट्रो में जाओ, बॉम्बे जाओ, अभी तो ट्रायल पे आ गई कि पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वो अभी टकरा भी गई थी, उसमें ना उनको टीटी चाहिए, ना गार्ड चाहिए, ना ड्राइवर चाहिए। तो ये जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ये बनाओगे क्या इनको? वो तो निकाल रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है अभी हम 140 करोड़ क्रॉस कर गए, अभी हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए। पता है आपको? अभी तक 2 पे थे, पता हम 1 पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए, कभी बर्दाश्त नहीं होता। आप देखो, आप बाइक पे 2 दोस्त जा रहे हैं 30 की स्पीड पे, आपके पीछे से कोई 40 की स्पीड पे बाइक लेके निकल जाए तो पिछला दोस्त आपसे क्या बोलता है? देख क्या रहा है, खींच एक्सीलेटर, बोलता है कि नहीं? और फिर आप खींचते हो, फिर जब उसको आप क्रॉस कर जाते हो, फिर आगे नहीं निकलने देते। तो हम कई साल से परेशान थे, हम नंबर 2 पे थे। तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मीटिंग की, बोले भाई साहब भारत का एक्सीलेटर खिंचवाओ। खींच दिया हमने, और अब ताकत नहीं है कोई हमें पकड़ने, अब ताकत नहीं है। ये तो गर्व की बात है, पर यहां क्या होगा? दूसरा, चलो आपको लगता है मेरा बच्चे को मैं जॉब लगा दूंगा, कुछ तो जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है जॉब बिल्कुल कलेक्टर की जगह तो कुछ आएगा नहीं, कलेक्टर ही रहेगा। लेकिन प्रश्न ये है, बहुत ध्यान से सुनना, जितनी सहनशीलता आपके पिताजी में थी आप में है? नहीं है। और जितनी आप में आपके बच्चे में है? 10 साल का बच्चा गुस्से में रहता है आज, ना तो उसमें एनर्जी है और ना उसमें सहनशीलता है। आप 10 साल के बच्चे से पानी मांगो, वो आपको पानी लाकर नहीं देगा। सोफे पे बैठा है, टीवी देख रहा है, आप उसको कहो बेटा पानी लाओ, तो वो धीरे से बोलता है क्या पानी पानी करते हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि आपकी इंसल्ट करना चाहता है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसको वो काम लगता है। सोफे से उठना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा, वहां से पानी लाना पड़ेगा, फिर पिताजी को देना पड़ेगा, उसे काम लगता है। फिर आप दोबारा बोला बेटा सुना नहीं तुमने, तो फिर वो धीरे से बोलता है मैंने तो सुन लिया, आप ही नहीं सुन पा रहे। अब वो पिता एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो सोचता है जब ये 10 साल का नहीं सुन रहा तो ये 40 साल में मेरी क्या सुनेगा, तो फिर वो गुस्से में आ जाता है, बेटा तुमको बोला ना पानी लाओ, तो फिर वो बच्चा धीरे से बोलता अरे पापा आप ले आओ ना, पास में तो पानी है, घड़ा आपके पीछे पापा। अच्छे पापा, बहुत अच्छे पापा, प्लीज पापा आप ले लो ना पापा, वो तो घड़ा है। फिर वो पिता को क्या लगता है थका हारा होगा, कोचिंग से आया होगा, साइकिल चलाई होगी, तो फिर पिता धीरे से बोलता है कोई बात नहीं। जब पिता पानी लेने जाता है ना, तो फिर वो बच्चा दोबारा बोलता है उधर जा रहे हो तो एक गिलास मेरा भी ले आना। ये स्थिति है आज के बच्चों की, उनमें सहनशीलता नहीं है। और जॉब के बारे में ध्यान से सुना, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं जॉब में पहला 2 रूल है। पहला, एक तो आप में सहनशीलता होनी चाहिए, दूसरा जो लोग अपना स्वाभिमान बेच सकते हैं वो जॉब कर सकते हैं, जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब में जो सीनियर है ना वो गाने सुनाता है, गाने सुनते हो, मैं सुन के आया हूं, मैंने बहुत सुने हैं बॉस के गाने, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जिसको आप सहन नहीं कर पाते। और इच्छा तो तभी होती है एक चांटा इसके मारो जॉब को रिजाइन दो, पर चक्कर इसका है घर में 5 और हैं।
अच्छा, वो ऐसे प्रेम भरे गाने सुनाता है जो गाना वो आप किसी को सुनाते भी नहीं, यहाँ तक कि पत्नी को भी नहीं सुनाया आज तक, क्योंकि पत्नी भी ये कह सकती है इस तरह के गाने सुन के पैसे कमा रहे हो, छोड़ दो, इससे तो मरना अच्छा है। इसलिए पत्नी को भी नहीं बताते। प्रश्न आपका नहीं है, आपने गाने सुन लिया, आप में सेंस हिलता है, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, क्या उन गानों को बच्चा सुन पाएगा? आज डेली 10 बच्चे, 100 में 10 बच्चे डेली जॉब को रिजाइन देते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और पता है, जैसे उनका बॉस उनको थोड़ा सा कुछ बोलता है, वो एक ही बात बोलते हैं, मैंने मेरे बाप की नहीं सुनी, मैं तुम्हारी सुना, ये बड़ी फेंक देता है वो फाइल और आके अपनी माँ से कहता है, माँ कल से जॉब पे नहीं जाऊंगा। माँ कहती है, बेटा कहना मत, तेरे पापा डांटेंगे, तेरे को पढ़ाया किस लिए? बोले, माँ जो शब्द आज तक पिताजी ने नहीं बोले वो सुनाता है, इजी नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, आरसीएम आपके लिए नहीं है, आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए है जिसको आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी, उनके लिए आरसीएम करना है, इजी नहीं है ये। दूसरा, व्यापार। हमें क्या लगता है, कुछ नहीं होगा तो व्यापार कर लेंगे। यहां है कुछ बिजनेसमैन जिनका अपना कोई दुकान है, फैक्ट्री है, छोटी बड़ी। ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जो व्यापार में आनंद था, भी है? कंपटीशन बढ़ा? पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था। अभी कैपिटल ज्यादा है, मार्जिन कम है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं, अपने दादाजी से पूछना। पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती थी, कंपटीशन बढ़ा, 4 गांवों के बीच में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में आ गई। आज कंपटीशन इतना है, एक गली में 4 है, और आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी। अपना खरीदो, अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25-30 साल बाद की। तो हम बहुत समझदार लोग हैं भारत के, पता है क्या? बोले 25-30 साल बाद की है, तो अभी तो सब ठीक चल रहा है ना, तो 25-30 साल बाद कर लेंगे। तो 25-30 साल बाद आपको करने कौन देगा? इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली कुर्सियों पे। आपको क्या लगता है 30 साल बाद आपको इसमें जगह मिल जाएगी? करना है तो आज। फिर आखिरी, हमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या भारत के आदमी को? अजीत जी, क्या है? कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे, भैंसे पाल लेंगे, दूध बेच लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी लाइन। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। और भारत के 20% लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है समझे आप? एक शेर जंगल में जा रहा था, आगे उसको एक लोमड़ी मिली, तो शेर ने लोमड़ी को पूछा, जंगल का राजा कौन है? लोमड़ी ने कहा, अरे प्रभु, आपके अलावा कोई हो सकता है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। थोड़ा आगे चला, एक कुत्ता मिला, जंगल का राजा कौन है? अरे बोले, माई बाप, ये कोई पूछने की बात है? आपके अलावा कोई जंगल का राजा हो सकता है? उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। आगे गिलहरी मिली, उसने देखा गिलहरी पेड़ पे थी, बोले, जानती हो जंगल का राजा कौन है? अरे बोले, प्रभु मैं पेड़ पे रहती हूँ, तो इसका मतलब क्या जानती नहीं? आपके अलावा इस जंगल में कोई राज कर सकता है? अब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। आगे चला, एक हाथी आ रहा था, झूमता हुआ अपनी मस्ती में। उसने हाथी को पूछा, इस जंगल का राजा कौन है? उसका दिमाग खराब हुआ, उसने सूंड में लपेट के फेंक दिया। शेर खड़ा हुआ, अपने आप को झाड़ा और आके हाथी से बोलता है, बात समझ में नहीं आई, दोबारा पूछ लो, ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ कुछ लोगों को है। क्या? कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। तो समझे खेती को? मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी, दादाजी को कितनी मिली? 100, अकेले थे। पिताजी को कितनी मिली? अकेले थे। उनके हम 4 हो गए, 25-25 हो गई। अब उनको उस समय 100 में आनंद नहीं आया, तो हमें 25 में आएगा।
और अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मेरे तो एक ही बेटा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 हैं। अब लगभग 8.5 7.5 उनके बड़े बच्चे के 3 हैं। अब लगभग 2.5 तो अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। हाँ आया, कुछ तो करेगा कि नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये धान और गेहूं कहाँ उगेगा? वो कहाँ उगाएगा धान और गेहूं? ये तो घर बनाने की जगह बची उसके पास 30-35 साल बाद, कहाँ उगेगा? इसीलिए हमने चंद्रयान 3 भेजा है कि देखते आओ ऊपर जगह हो गए है कि नहीं, नीचे बहुत तकलीफ आ रही है। पर कहानी आज की नहीं, कहानी है 30 साल बाद की। और हम भारत के, मैं बताऊं, भारत बहुत ताकतवर देश है। एक ही माइनस पॉइंट है, ये इच्छा में काम नहीं करता, मजबूरी में काम करता है। आज आपका जॉब अच्छा है तो आपको आरसीएम के प्रति कोई चिंता नहीं है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है। आपकी खेती अच्छी चल रही है तो आपको आरसीएम की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी अच्छा चल रहा है ना, अभी मजबूरी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये दोनों कुएं पानी पिला रहे हैं, पीते रहो, लेकिन इस कुएं को लगातार खोदते रहो। जब ये कुएं पानी पिलाना कम करेंगे तो 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। कोरोना आया, प्राकृतिक सिखाना चाहती है, पैसिव इनकम होनी चाहिए। वो प्राकृतिक आपदा थी, उसमें भारत की सेना कुछ नहीं कर पाई। कहां से वो वायरस घुसा, मच्छरों की तरह लोग मरे। जिनके होटल थे लॉक हो गए, ट्रेनें रुक गई, प्लेन रुक गए, सबकी आय का साधन रुक गया। उस समय लोगों को लगा यार ऐसा कुछ होना चाहिए था जो चलता रहता। और आपको पता है कोरोना में 2 ही चीज चली है, एक तो मेडिकल और एक आरसीएम। एटलस जैसी कंपनी आपकी, उसने मना कर दिया, उसके मालिक ने, जो विदेश तक साइकिल बेचती है, बोले मैं नहीं चला पाऊंगा, किसी और को। फिर गवर्नमेंट ने किसी और को टेक ओवर किया। मतलब उसका तो पानी कमी नहीं, उसने तो पानी छोड़ ही दिया। और कोरोना में सबसे ज्यादा पानी इस कुएं ने दिया है। मैं बताऊं हमारी स्थिति कैसी होगी आज, जो जॉब में है या जिनके पास व्यापार है। ईमानदारी से बताओ, जॉब करने की इच्छा होती है, फिर छोड़ क्यों नहीं रहे? दुकान का नियम पता है आपको क्या है? 10 घंटे जो फेविकोल की तरह उस कुर्सी से चिपक सकता है। इसीलिए कहावत है, मौत और ग्राहक का कभी पता नहीं कब आ जाए। और आज आपके बच्चे को बैठाओ आप 10 घंटे, वो 1 घंटे बाद नहीं टिकता। वो कहता है पापा जरा घर में, पापा वो चौराहे पे दोस्त आया। 10 घंटे जाएंगे कुर्सी से चिपकने के लिए। नहीं है उन बच्चों में सेंसिटिव। आपसे ना जॉब हो रहा है ना छूट रहा है। मैं बताऊं हालत कैसी होगी आज, समझे थोड़ा प्रैक्टिकल। एक जानवर होता है छछूंदर, इटावा में समझते हैं क्या बोलते हैं इधर? छछूंदर। देखिए सेम चूहे जैसी, फर्क ये है उसका मुंह लंबा होता है, पहला। दूसरा, उसमें स्मेल गंदी आती है। अगर वो किसी कपड़े को क्रॉस कर जाए ना, उस कपड़े को आप कितना भी धो लो, उसमें से वो स्मेल नहीं जाएगी। उसकी यही पहचान है, सेम चूहे जैसी होती है। लेकिन आपको पता है उस छछूंदर को भगवान के 2 वरदान है, इसीलिए उसको महाराष्ट्र में लक्ष्मी बोलते हैं, वहां छछूंदर नहीं बोलते, क्योंकि उसको भगवान के 2 वरदान है। ध्यान से सुनना और आपको पता लगेगा आप किस दौर में जी रहे हो आज। पहला, वो उस दरवाजे से घुसे और देखना कभी वो बीच में नहीं घूमती, दीवार के साथ साथ चलती है। और दिन में कभी नहीं आएगी, वो शाम के बाद आती है और हर घर में आती है, भगवान का वरदान है उसको। ऐसे घूमती है और घूमने के बाद पूरा चक्कर लेकर वापस अगर दरवाजे से निकल जाए तो उस घर के अंदर धन की बरसात होती है। धन आता नहीं, बरसता है। ये वरदान है भगवान का। पर वो इतनी समझदार है, कभी पूरा राउंड लेती नहीं। आप कभी भी देखना छछूंदर पूरा राउंड नहीं लेगी।
यहां तक पहुंचेगी और देख लेगी दरवाजा नजदीक है, फिर वापस जिधर से आई उधर से निकलती है। चाहे तो घूम सकती है, मर्जी है उसकी, पर नहीं घूमती। क्या किसी घर में नहीं घूमती? करोड़ों में एक आध घर में चक्कर लगा जाती है। क्यों लगा जाती है? जैसे 5-7 घर घुमाई, थक गई, 11वें में घुसी तो सोचा आप इतना वापस जाना, वाह इधर से निकल जाओ, तो निकलती भी है एक आध घर में करोड़ों। शायद मुकेश अंबानी जी के घर घूम गई। अडानी जी का पहला चित्र देखो, वो भंगार बेचते थे साइकिल का, आज भी है फोटो, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ और रात में लेगी राउंड को। आज देखो अडानी जी। अब आपको लगेगा यार फिर आरसीएम में तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, अपन तो आज के बाद उस छछूंदर का ध्यान रखो। बरसात ही होती है, धन आता कोई है, बरसता है। अब एक दिन आपने घर वालों को बोल दिया एक रात तू जगेगा, एक रात में, पूरे महीना ध्यान रखना वो आएगी किस दिन। अब वो एक दिन आ गई, आप खुश हो गए, घर वाले आज आ गए, बस इसको वापस नहीं जाने देना। अब वो आ गई इधर, तो आपने अपने पत्नी को कहा कपड़ा लेके आ जा, झाड़ू लेके आ जा, बस इसको ऐसे निकालना है। तो याद रखना जबरदस्ती नहीं निकालना, इच्छा से निकलनी चाहिए। अगर जबरदस्ती निकालती जो घर में उसको भी लेके जाती, तो उसको ये पहला वरदान है। क्या क्या है पहला वरदान भगवान का? राउंड ले जाए पूरा तो धन बरसता है, आता नहीं, बरसता है। और दूसरा वरदान क्या है वो ध्यान से सुनना, उसको कोई जानवर गलती से पकड़ ले, खाएगा तो मर जाएगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। ये दूसरा वरदान है भगवान का। खाएगा तो और छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा। तो कई बार रात के अंधेरे में सांप उसको चूहा समझ के पकड़ लेता है, क्योंकि सांप का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, और है वो चूहे जैसी। अंधेरा रात का था, एक्साइटमेंट में सांप ने पकड़ लिया। अब जैसी वो गंदी स्मेल आई, सांप समझ गया, बोले गलत चीज पकड़ी गई। आपने जब जॉब शुरू किया था ना, चूहा समझ के ही पकड़ा था कि बहुत आनंद आएगा। जब आपने दुकान खोली थी ना, वो चूहा समझ के खोली थी, बहुत आनंद आएगा। अब समझ में आ रहा है ये छछूंदर हाथ आ गई। अब क्या करे सांप? करे क्या? गलती से पकड़ तो ली, क्या करे? खाए तो, छोड़ दे तो, वही हालत है अब। ना हो रहा है ना छूट रहा है। अब वो सांप क्या करता है, जब तक उसमें ताकत है लेके घूमता है, और आप भी चला ही रहो। वो कहते हैं अरे 4 बातें सुनाता है, पैसे तो दे रहा है, चले। आपसे हो रहा है, बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों से नहीं होगा, बच्चों में वो सहनशीलता नहीं है। अच्छा 1-2 दिन की कहानी हो तो कर ली जाए, मामला है 60 साल तक। 20 में शुरू करोगे, 40 साल काम करना, ये भी 60 साल का मामला है, मामला लंबा है। ये है 5 साल का, ये जिंदगी भर का नहीं है। अब आप कहोगे आपको तो 21 हो गए। मैंने सब कुछ आरसीएम में 5 साल में हासिल कर लिया था। एक स्टार रूबी की पिन का फोटो लगा हुआ था अजीत जी के घर में। इनका ड्रीम है वो, एक बंगला है, एक कार है, एक वो। जब आरसीएम शुरू हुआ था, आरसीएम ने जो पिनें बनाई थी ना, स्टार रूबी आखिरी पिन थी, और वो आज भी सबसे सुंदर पिन है, देखने में भी उसका कलर रेड, अलग ही पिन है। वो जैसी पिन कंपनी दूसरी बनाई नहीं पाई। सफायर का भी वैसा लुक नहीं है पिन का जो स्टार रूबी का है। मेरा कंपनी में इतिहास पूछना आप, जब मैंने आरसीएम शुरू किया, पहले महीने 416, दूसरे महीने 738, तीसरे महीने 10,168, 7वें महीने रॉयल्टी 19,197, 15वें महीने टेक्निकल 1,52,000 टीडीएस काट कर, और 2007 मैंने आरसीएम शुरू किया 26 जुलाई 2002 को, और 2007 ठीक 5 साल बाद अगस्त में मैं स्टार रूबी बना, और चेक था टीडीएस काट के 7,80,000 का।
ये बात है 2007 की, अभी 24 है। यानी कोर्स 5 साल का ही है, पूरा कितने दिन में करो ये आपकी मर्जी है। भाई 10वीं एक ही साल में की है ना, हम 4 साल रहे उसमें अपनी मर्जी से, पर बनी तो एक ही साल के लिए है ना। क्रॉस करने वाले एक में भी करते हैं, हम 4 में नहीं कर पाए, क्या कर सकते हैं। तो ये कोर्स 5 साल का ही है, ये रॉयल्टी 1 साल की है। आप इसको 2 साल में लो, 3 साल में लो, ये आपकी इच्छा है, और मैंने वो प्रूफ कर रखा है। ऐसा नहीं कि ये असंभव है। उस समय प्रोडक्ट नहीं थे, प्रोडक्ट कपड़ा था, एफएमसीजी में खाली 3 प्रोडक्ट आते थे। आज तो आप प्रोडक्ट के नाम नहीं गिन सकते, और वो क्वालिटी आज। तो क्या आसान लगता है, 5 साल या 60 साल? 5 साल करना चाहिए, 5 साल। तो बात करें 5 साल की, क्या करना है। मेरे को एक बहुत दुख होता है कई बार, मेरे को 21 साल हो गए भारत में घूमते हुए, भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, और वो भी भारत के ही है, जबकि भारत का आदमी नहीं जल्दी समझता। यहाँ किसान है, एक बैल को खेत से पहले दिन घर तक लाओ, और 9 दिन लगातार उसी रास्ते से लाओ, 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ दे, घर आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों? आपने उसको 9 दिन समझाया है, 9 दिन समझाया ना कि ये रास्ता घर जाने का है, तो आ गया 10वें दिन घर के नहीं। हम 21 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं। ये सोचने का विषय नहीं है। ये अजीत जी कितनी मेहनत का काम है। यहाँ लीडर को लाना इजी कोई है, उसको कहीं एयरपोर्ट पे उतरना है, वहां से उसको हैंडल करना। कोर लीडर बाहर का खाना नहीं खाता, उसको हेल्थ कार्ड का चाहिए, उसके खाने की व्यवस्था करना, रुकने की व्यवस्था करना, इटावा तक लाना। अगले महीने जून में, कितनी तारीख, 2 जून, रवि शर्मा जी जो इस सिस्टम के पहले स्टारडम, जो पिताजी से विरासत में मिला, वो आ रहे हैं 2 जून को। अच्छा, 2 जून को आप लोग आओगे? yes. आओगे? yes. आज समझ में नहीं आई बात? भाई फिर क्यों आओगे? अगर आज समझ में आ जाती तो आने की जरूरत नहीं है। मीटिंग नए प्रोस्पेक्ट के लिए की जाती है, नई मीटिंग कभी सीनियर के लिए नहीं होती। और मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया आरसीएम में मीटिंग की आवश्यकता क्या है। जो 2 रोटी खाता है ना, वो इतनी अकल रखता है, अगर 25 पैसे सस्ती साबुन 4 दुकान छोड़ के मिल रही है, वो चुपचाप लाता है कि नहीं वहां से। यहाँ तो 5000 पीवी का प्रोडक्ट 6 महीने लो, 7वें महीने उतना ही प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। क्या ये बात समझ में नहीं आती? इसके लिए मीटिंग की क्या आवश्यकता है? भाई आप लक्ष्य से, हमाम से, किसी से तो नहा रहे हो ना। और हम क्या कह रहे हैं, इस साबुन के नहाने से फायदा होगा, पैसे आएंगे, कंटेंट अच्छे हैं, तो इसमें मीटिंग की क्या आवश्यकता है? इतना तो आदमी समझ रखता है। मीटिंग तो उसके लिए की जाती है, ये 20 साल से नहाता नहीं, तो उसको समझाना पड़ता है, नहाया करो। किसी के पास से निकलते हो, स्मेल आती है, अच्छा नहीं लगता, आप नहाना सीखो, उसके लिए मीटिंग चाहिए। जो पहले से नहा रहा है, फिर हम कह रहे हैं वापस नहा, उसके लिए क्या मीटिंग की आवश्यकता है? भाई मीटिंग इसलिए होनी चाहिए, ये 25 साल से कपड़े नहीं पहनता, तो उसको समझाओ समाज में बिना कपड़ों के रहना अच्छा नहीं लगता, आप कपड़े पहना करो। और हम आपको यही सिखाना है, कपड़े पहनो, पैसे आएंगे। तो आप तो पहले से ही पहन रहे हो कपड़े, फिर क्यों मीटिंग चाहिए? बहुत सोचने का विषय है। मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का, उसी बात के लिए बार बार वही मीटिंग। अभी 2 जून को रवि शर्मा जी आएंगे, वो भी यही बताएंगे कि इसमें भविष्य है, जो कर रहे हो उसमें भविष्य नहीं है, उसमें वर्तमान ठीक है जो भी है, और उसमें भी खुश नहीं हो, खाली आपका ईगो तकलीफ देता है। और मैं सिद्ध कर सकता हूं,
जितने लोग काम कर रहे हैं कोई भी खुश नहीं है, चाहे 2 लाख सैलरी क्यों ना हो। आपको डाउट है, मैं प्रैक्टिकल प्रूफ करूं? करूं? आपको 1 करोड़ कैश दिया जाएगा, कितना? शर्त यह है वापस नहीं देना। अच्छी शर्त है, वापस नहीं देना। कंडीशन ये है अगर 1 महीने में खर्च कर लिया तो वापस नहीं देना, नहीं हुआ तो सवाया देना है। और 1 महीने में खर्च कर लो तो नहीं देना। और खर्च कहाँ करना है? बैंक में जमा नहीं करना, दोस्तों की हेल्प नहीं करनी, रिश्तेदारों को नहीं देना, टोटल घर में ही खर्च करना है। क्या करोगे? क्या क्या करोगे उस 1 करोड़ का? बताओ, सोच कर बताओ। हाँ, गाड़ी ले लेंगे या बदल देंगे, है तो बड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे। और जिनके पास बंगला वो क्या करेंगे? और बड़ा ले लेंगे। जिनके पास पहली कार है और बड़ी कार ले लेंगे। और क्या करेंगे? फ्रिज बदल देंगे। टीवी 51 इंची है तो 71 इंची ले आएंगे। इससे पता है क्या सिद्ध हो रहा है? जिस टीवी को देख रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस घर में रह रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस कार को चला रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस मोबाइल को यूज कर रहे हो उससे खुश नहीं हो। इसीलिए तो बदलना चाहते हो। नहीं तो आप कह देते मैं तो संतुष्ट हूं, मेरे को नहीं चाहिए 1 करोड़, क्योंकि मेरे पास सारी जरूरत की चीजें हैं। खुश नहीं हो, खाली ईगो तकलीफ देता है। लेकिन ये आरसीएम आपकी नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों के सपने पूरे करने की ताकत रखता है। तो क्या करना है समझे? सबसे पहले आप सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज। अपने आप से वादा करें कि मैं आज से 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। क्यों करने चाहिए? हमारे शास्त्रों में लिखा है पहला धन निरोगी काया। हमारे भारत के साथ पता है क्या हो रहा है? जैसा अजीत जी ने कहा, जब बच्चा पढ़ता है ना उसके सपने होते हैं बड़े बड़े, ये करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। और वो देखना पैसे के पीछे भागता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना गर्मी देखता है, ना ठंड देखता है, ना बरसात देखता है। सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पैसा कमा लेता है। जब तक वो 50 साल का होता पैसा कमा लेता है, लेकिन अपना स्वास्थ्य खो देता है। फिर वो एक डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर साहब हेल्थ चली गई, स्वास्थ्य चला गया। डॉक्टर बोलता है पैसा कमा लिया। तो डॉक्टर बोलता है ये ठीक करना है तो जो कमाया है उसको खर्च कर दो। क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। और यही हो रहा है सबके साथ। लेकिन आरसीएम बोलता है मैं सबसे पहले आपको हेल्थ दूंगा। अभी मेरे से अजीत जी रास्ते में कह रहे सर आपकी एक पुरानी सीडी थी कोलकाता की, हमने बहुत देखी, लोगों को दिखाई। उस सीडी में आप मेरे को ध्यान से देखना कभी। हेल्थ बहुत डाउन है मेरी, मूछें हैं, स्किन लटकी हुई है। अभी पहले से मैं अच्छा हूं, और 10 साल मिलोगे मैं और अच्छा मिलूंगा 10 साल में। ये आरसीएम का कमाल है। अभी मैं 1 महीने पहले अपनी पत्नी से कह रहा था अगर मैं जॉब करता रहता मैं बूढ़ा हो जाता, और रियल में बूढ़ा हो जाता। अगर मेरी उस सीडी को देखो आज मैं बूढ़ा हो जाता। तो आरसीएम सबसे पहले आपको फिट रखता है। मेरा 7 साल का पोता है, बेटा नहीं पोता। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है, नेचुरल है और ओरिजिनल है। जितने सफेद हैं नेचुरल है, जितने काले हैं वो नेचुरल है और ओरिजिनल है। और मैं अपनी रनिंग एज जो दी रहा हूं वो 56 है। ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। मेरी पहले आगरा मीटिंग थी, उसमें मेरी पत्नी साथ आई थी। जब वो पोता बहुत छोटा था, अभी वो बड़ा हो गया। जिस दिन मेरे को वापस जाना होता है वो साथ आता है, लेकिन अभी वो एक उसको चाहिए या तो दादा या दादी। वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, मेरे पे गया है ना। वो या तो दादा के साथ रहेगा या दादी के साथ, और रात को अपने माता पिता के साथ सोता भी नहीं, दादी के पास सोएगा या मेरे साथ सोएगा।
तो कई बार कंपनी के टूर होते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया, नासिक, कभी दूरी, कभी मनाली, तो वो हमारे साथ रहता है सफर में। तो बहुत लोग बातचीत में फिर बोलते हैं, भाई साहब इस उम्र में। तो मैं कहता हूँ आप गलत समझ रहे हो, ये बेटा नहीं पोता है। बोले क्या बात कर दी? बोले लगता नहीं। मैंने कहा यार सिंह का कमाल है। मैंने अभी आपसे कहा था ना 10 साल के बच्चे में एनर्जी नहीं है, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बगैर पानी पिए रात के अगर 10 बजे तक आपकी बैठने की ताकत है, मैं रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? 100%। पहले अपने आप को तो फिट करो आप। भारत में 40% लोग ओवरवेट हैं। 40%। ओवरवेट होने का मतलब है आपका पेट का डाइजेशन बिगड़ गया। आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना एक बार मेरे कहने से, वो एक ही बात कहेगा, आप 20 साल पहले चारपाई पकड़ोगे। भगवान ने अगर आपकी एज 85 लिखी ना, तो आपको 85 के पहले कोई ले जा नहीं सकता, और 85 के बाद कोई बचा नहीं सकता। तो फिर आरसीएम क्या काम करेगा? आखिरी के 20 साल बिस्तर पे लेट के निकालना चाहते हो या अपने पैरों पे, इसके लिए आरसीएम है। आप जब तक जियो अपने पैरों पे रहो, उसके लिए आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करो। 40% लोग ओवरवेट, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक। अच्छा उसको पूछो भाई साहब पेट बड़ा है, तो वो दुख महसूस नहीं करता, गर्व महसूस करता। पता क्या बनता? आप समझते नहीं, हम खाते पीते परिवार से। उसको कहो इनका तो पेट अंदर है, बोले ये कुपोषण का शिकार है। मतलब पेट बाहर होना, खाता पीता परिवार। खाता पीता मतलब पैसे वाला, मतलब पैसा ज्यादा तो पेट बाहर होना चाहिए। तो फिर मुकेश अंबानी का तो वहां तक होना चाहिए। वो तो जब घर से निकलते तो पहले 4 लोग पेट लेके निकलते। लोग बोलते भाई साहब ये किसका आ रहा है? बोले मुकेश अंबानी अभी आएंगे, पेट अभी आया है। आपको लगता है, मैं रियल बोलता हूँ, पेट बाहर होना आप हंसी के पात्र बनते हो। भले लोग आपको नहीं बोलते, जब आप मार्केट में निकलते हो ना, तो लोग बाद में बोलते हैं बड़ा पेट आज तक महिलाओं का तो देखा था। बस मैं इसके आगे नहीं कहना चाहता। क्या स्थिति बना। मैं एक रियल घटना सुनाऊं बड़े पेट की। हमारे एक मिलने वाले हैं इंदौर में, उनके एक रिश्तेदार है, पेट बड़ा है, तो उनको बहुत कहा हेल्थ कार्ड गामा खाओ, नहीं सुनते, अपना अपने वाले की सुनता नहीं ज्यादातर। तो घर के बाहर शूज रैक होता है, जैसा आपके फ्लैट के बाहर था, अपन गए थे, उसी में पूरे परिवार के जूते रहते हैं। तो परिवार बड़ा था, उसी में थे, तो उन्हें मार्केट जाना था, तो गलती से जो हम उम्र भाई था, एक चप्पल उसका पहन लिया, एक इनका पहन लिया। मार्केट में निकले तो जो देखता है हंसे निकल जाए। 4 लोग निकल गए, ये टेंशन में। इन्होंने देखा यार देख के आदमी हंसा क्यों। फिर जब चौथा आदमी हंसा तो ये सैलून में गए, नाई की दुकान में, वहां जाके देखे यार बाल बाल सब ठीक है, फिर हंसा क्यों। 5वां इनका रिश्तेदार आया, वो देख के हंसा तो इन्होंने रोक लिया। बोले तू रुक, तू हंसा क्यों? बोले क्यों क्या हुआ? बोले 4 और हंस कर गए, उनसे तो मैं नहीं पूछ पाया, नए लोग थे, तू क्यों हंसा? उसने कहा हंसने जैसा काम ही है। बोले हुआ क्या? बोले देखो देखो। बोले बता तो सही। बोले देखो। बोले हुआ क्या? बोले चप्पल देखो आपके चप्पल, अब एक हरे रंग का एक नीले रंग का। अब जब इन्होंने देखे नीला हरा, ऐसे तो दिखता ही नहीं ना। अगर ऐसे दिखता तो घर से ठीक ही पहन के जाते ना, कभी पता लग जाता। ऐसे तो दिखता ही नहीं, वो तो अंदर रह गया ना। तो आरसीएम में कुछ भी कम ज्यादा करना, लेकिन मेरे कहने से एक तो हेल्थ गार्ड और एक गामा ओरिजिनल कभी खाना नहीं छोड़ना, अगर आपको ये ठीक रखना। इससे वेट भी कम होगा आपका। मेरी पत्नी ने अभी 9 किलो वजन कम किया है गामा ओरिजिनल खाकर।
नो क्यू। तो यहां से आपकी शुरुआत होगी। उसके बाद आज मैं आपको एक गारंटेड प्लान देता हूं। कुछ लोगों से बात करनी है, कर सकते हो? यस। कर सकते हो? यस। 2 4 8 16 32। आज मैं आपको एक गारंटेड प्लान देता हूं, जैसा भी कंपनी का आया है। मई के बाद जो प्लान अपग्रेड हुआ उसी का बोनस आया ना इस महीने। तो 6 महीने लगातार 5000 पीवी का प्रोडक्ट लो तो 7वें महीने 5000 का गारंटेड फ्री है। तो आज मैं एक ऐसा गारंटेड प्लान आपको देने वाला हूं। क्या? जो भी लोग आज इस हॉल में प्रेजेंट हैं वो आरसीएफ में गारंटेड डायमंड की पिन पर पहुंचेंगे। अच्छा प्लान है। डायमंड की पिन मतलब क्या इनकम है पता है? टीडीएस कार्ड के 25 लाख थी। मई से जो प्लान अपग्रेड हुआ बढ़ गई। ये तो प्लान के पहले थी 25 लाख, अभी तो लगभग 30 से 35 लाख पर मंथ। तो आप कहोगे यार फिर आ जाना अच्छा रहा, अब अपन 35 लाख के आदमी बनेंगे। हाँ, गारंटेड बनोगे। आज मैं लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल प्लान दिखाता हूं आपको। कितने लोगों को आज आपने यहां बुलाया था? सब आए? अगर आपने यहां 10 लोगों को बुलाया था, गारंटी से 8 गायब हैं, 2 आए हैं, 2 आए हैं, 8 गायब हैं। आप कहोगे आप तो पहली बार इटावा आए हो, आपको कैसे पता यहाँ का ये प्लान? ये 21 साल से तो मेरे साथ भी है ना प्लान। ये तो प्लान पूरे भारत में काम करता है। प्रश्न आता है 8 क्यों नहीं आए, 2 क्यों आए? श्रीमद् भागवत गीता जी में कृष्ण भगवान ने 4 लाइनें लिखी हैं, अगर कभी पढ़ी हो आपने। पहला, ध्यान से सुनना, जो तू चाहता है वो होता नहीं। क्या लिखी है पहली लाइन? होता नहीं। अगर आपका मन है मैं स्टार मूवी बनूं और वो नहीं चाह रहा तो आपको दुनिया नहीं बना सकती, और वो चाह रहा है तो आपको दुनिया रोक नहीं सकती। तो पहली लाइन क्या लिखी है कृष्ण भगवान ने? जो तू चाहता है वो होता नहीं। दूसरी लिखी है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। होता वही है मैं चाहता हूं। तीसरी लिखी है, आज के बाद अब तू वो चाह जो मैं चाहता हूं, अब इसलिए तू वही चाह जो मैं चाहता हूं। और आखिरी लिखी है, फिर तेरे को वही मिलेगा जो तू चाहता है। 8 क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहता था। 2 क्यों आए? वो चाहता था। 8 को क्यों नहीं बुलाया? अभी उनको इनको डायमंड नहीं बनाना, बुलाया उन्हीं को है जिनको वो डायमंड बनाना चाहता है। और देखना, भगवान सिर्फ इतना ही माध्यम बनता है, इतना ही चांस देता है। बहुत लोग कहते हैं ना जिंदगी में भगवान ने मेरे को चांस नहीं दिया। भगवान हर व्यक्ति को चांस देता है, समझने वाला होना चाहिए। ये चांस ही तो है। ये प्रोग्राम इस महीने नहीं था, प्रोग्राम बाद के महीने में था। पूछो अजीत जी से कि चुनाव का टाइम है। ये तारीख तो शायद किसकी डिसाइड थी? आपके राधे श्याम सुतार जी की। ये तारीख आज उनकी फाइनल थी। मेरा नंबर 3-4 महीने के बाद था, मेरे पास डेट नहीं थी। लेकिन आचार संहिता की वजह से एक ऑडिटोरियम कैंसिल हुआ वेस्ट बंगाल का, वो योग से हुआ, तो ये तारीख योग से मिली। अच्छा, मैं 21 साल में यूपी तो मैं बहुत आया हूं, यूपी ने तो मेरे को जन्म दिया। इटावा ही क्यों नहीं आया आज तक? वो नहीं चाहता था, आज चाहता था, उसने बुला लिया। और आपको भी इसीलिए बुलाया 2 को, वो आपको डायमंड बनाना चाहता है। थोड़ा आज इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल समझे तो पता लगेगा आपको आज जो आए वो डायमंड क्यों बनेंगे। किनके घर में बेटियां हैं, हाथ खड़ा करें। लगभग सभी घरों में। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी वो लड़का इस दुनिया में 2 साल पहले जन्म ले चुका है, वो भेज चुका है उस लड़के को 2 साल पहले। क्यों? ये उसका गारंटेड प्लान है।
क्या है ये उसका? कब भेज दिया लड़का? 2 साल पहले। लड़की आपके 2 साल बाद भेजी है घर में, 2 साल पहले लड़का भेज चुका है। कहाँ है वो लड़का? आपको नहीं पता, उसको तो पता है ना, उसने तो बनाया है, भेजा। तो एक दिन जब पूजा करो तो पूजा में उसको बैठ के पूछ लो, जब भेज ही दिया तो एड्रेस भी दे दे, ताकि हमें भटकना ना पड़े। कोई कहता आगरा में आगरा भागते, कोई कहता दिल्ली में दिल्ली भागते, कोई कहता हापुड़ में हापुड़ भागते, कोई कहता कानपुर में कानपुर भागते, कोई कहता लखनऊ में। तो जब तूने भेज दिया तो एड्रेस दे दे, क्यों परेशान कर रहा है? पता है वो आपसे क्या कहेगा? तू भी कुछ करेगा या नहीं? सभी मैं करूं, मैंने बना दिया, भेज दिया, कम से कम ढूंढ तो सही। तो फिर आप क्या करते हो? ढूंढते हो। कोई आपको कह दे लखनऊ में एक लड़का है डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, जाते हो? कोई आपको कह दे एक लड़का है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है वाराणसी में, जाते हो? पता आप क्यों जाते हो? प्लान गारंटेड है। अगर आपको 1% भी डाउट हो जाए, पता नहीं लड़का उसने बनाया नहीं बनाया, यार ऐसे ही तो नहीं हम भटक रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो? आपको पता है प्लान। अच्छा, कोई आपको कहते हैं एक लड़का जम्मू में IAS की तैयारी कर रहा है, जाओगे क्यों? प्लान गारंटेड है। अब मान लो आपने 100 लड़के ढूंढे और 100 में भी आपको नहीं मिला, तो फिर क्या प्लान कैंसल? फिर आके अपन अपनी बेटी को समझाते, बेटी बहुत मेहनत की, कई शहर गया, अब तू ख्याल ही निकाल दे सारी। क्या करोगे? नेक्स्ट। पता है क्यों? प्लान गारंटेड है, इसलिए ढूंढ रहे हो। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक लड़की के लिए अगर 100 लड़के ढूंढ सकते हो तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? एक आपको A में चाहिए, एक आपको B में चाहिए, 2 ही चाहिए। और ये याद रखना, बहुत सारे सीनियर बैठे, जिस दिन भी आप आरसीएम में डायमंड बनोगे ना, आपको पूरी टीम कभी डायमंड नहीं बनाएगी, आपके ग्रुप के 2 ही लोग डायमंड बनाएंगे, एक आपके A में होगा और एक आपके B में होगा, 2 ही लोग डायमंड बनाएंगे। हम लड़की के लिए तो जम्मू तक जाने को तैयार हैं और 7 पीढ़ियों के लिए इटावा छोड़ने को तैयार नहीं। हम यहाँ इटावा में घूमते रहते हैं और यहीं से हम चाह रहे हैं स्टार मूवी भी यहीं से निकल जाए। आपको उसने इसीलिए बुलाया है, आपके उसने 2 भेज रखे हैं जो आपको डायमंड बनाएंगे। अब ये तो खुशी की बात है कहां वो जानता है, तो फिर पूजा में बैठ के पूछ लो। जब भेज दिए तो एड्रेस दे दे, वो पता क्या कहेगा? तू भी कुछ करेगा या नहीं? ढूंढ तो सही, तो ढूंढो। इटावा नहीं मिलते आगरा चले जाओ, आगरा नहीं मिलते मथुरा चले जाओ, मथुरा नहीं मिलते दिल्ली चले जाओ, कानपुर चले जाओ, हापुड़ चले जाओ, कहीं नहीं मिलते रतलाम आओ। हम बैठे हैं वहां, हमारा काम ही लड़के ढूंढने का है। इस 21 साल में इस भारत को हमने 25 लाख लड़के ढूंढ के दिए, 25 लाख। तो फिर आपके 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? आपकी इच्छा होनी चाहिए। जिस दिन आरसीएम में आपकी इच्छा है मेरे को डायमंड बनना है, आरसीएम उसी दिन आपको डायमंड बना देगा, उसी दिन।